सन 2029 पृथ्वी का नजारा कुछ ऐसा होगा। इसके सैकड़ों सालों बाद कुछ महामारियां भी हमारी पृथ्वी से मानव सभ्यता को खत्म करने का प्रयास करेंगी। यानी पृथ्वी पर हमारा जीवन हर बदलते दिन के साथ एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहां हमारे पास सिर्फ दो रास्ते होंगे। या तो हम इसी पृथ्वी पर रहकर दम तोड़ दें या फिर इस नाजुक जिंदगी को बचाने के लिए कुदरत से जंग करें। पृथ्वी हमेशा के लिए हमारा घर नहीं हो सकती। ये हजम करना आसान नहीं है, लेकिन सच है। एक न एक दिन हमें इस पृथ्वी को छोड़ना होगा और इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसे ही पृथ्वी को छोड़कर जाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हमारे लिए हैं वो कहीं और आसानी से नहीं मिलेंगे। तो फिर लिमिटेड रिसोर्सेज में हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर सस्टेन कैसे कर पाएंगे? एग्जैक्टली हमें कितने लोग चाहिए होंगे एक नई सिविलाइजेशन बनाने के लिए? और अगर मान लीजिए कि हम धरती से परे अगर कोई कॉलोनी बनाते हैं, तो वहाँ पर मानव सभ्यता को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी? वो सब वहाँ पर घर से इतना दूर बिना किसी सपोर्ट के सरवाइव कैसे करेंगे? इन्हीं सब सवालों के जवाब हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और आज की ये वीडियो आपको लेकर जाएगी भविष्य की एक ऐसी दुनिया में जहां मंगल पर हम जीने की जद्दोजहद कर रहे हैं। जी हां, मंगल ग्रह। हमारी पृथ्वी के आसपास यही एक ऐसा ग्रह है जो हमें जीवन की एक नई उम्मीद देता है। हमारी धरती के जस्ट बाद सूरज का चक्कर लगा रहा ये ग्रह करीब करीब हमारी पृथ्वी के जैसा ही है। ये सूरज से चौथे नंबर पर है और हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। अंतरिक्ष में पसरे अंधकार में गोते लगाता ये सुर्ख लाल ग्रह शुरू से ही मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता आया है। कहते हैं कि भले ही आज ये ग्रह पूरी तरह से ठंडा और अथाह रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था करोड़ों साल पहले, जब यहाँ पर भी धरती की ही तरह कल कल करके नदियां बहा करती थी। उछलती हुई समुद्र की लहरें समुद्री तटों को छूने का प्रयास करती थी और शायद यहाँ जीवन भी था। कुछ रहस्यमय परिस्थितियों की वजह से यहाँ सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन क्या हम इंसान यहाँ सब कुछ पहले जैसा कर सकते हैं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है और इस पर हम इंसान एक लंबे समय से सोचते आ रहे हैं, क्योंकि सौरमंडल के बाहर किसी और ग्रह की खोज करके वहां पर बसने से ज्यादा इकोनॉमिकल मंगल ग्रह पर जाना होगा। ये पास भी है और हम इसके बारे में सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ जरूर जानते हैं। स्पेसएक्स ने भी ये क्लेम किया है कि वो ऐसे इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट्स बना रहे हैं जो कम से कम 100 लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचा देंगे। कंपनी के मालिक एलन मस्क का कहना है कि वो स्पेसक्राफ्ट्स की एक ऐसी फ्लीट बना रहे हैं जो कुछ समय तक मंगल वासियों के लिए यहाँ धरती से रिसोर्सेज पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आखिर ये फैंटेसीज क्या असल दुनिया में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं? देखा जाए तो बहुत हद तक नहीं, क्योंकि मंगल ग्रह पर जाने से पहले या वहां पर मानव बस्ती भेजने से पहले हमें कई सारे मुद्दों पर गहराई से सोचना होगा। ऐसे कई इश्यूज हैं जिन्हें सॉल्व करना होगा, जैसे कि वहां पर पड़ने वाला इंटेंस रेडिएशन, टॉक्सिक सॉइल, लो ग्रेविटी, लो टेम्परेचर और इसके अलावा भी वहां कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे भयंकर रेत के तूफान, जिनसे कैसे निपटा जाएगा इसका प्लान हमारे पास वहां पहुंचने से पहले मौजूद होना चाहिए। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी। एक ऐसा व्हीकल बनाने में तो हमें दशकों लग जाएंगे जो मंगल पर सही से लैंड हो सके और वापस भी धरती पर आ पाए। वापस आना भी जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान सिर्फ फैंटेसीज के नाम पर उस ठंडे लाल रेगिस्तान में फंसना नहीं चाहेगा, और वो भी धरती से अरबों किलोमीटर दूर। लेकिन चलिए आज एक यात्रा करते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम इमेजिन करेंगे कि सब कुछ सही है और हमने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि हम मार्स को कॉलोनाइज करने वाले हैं। तो वहां पर चीजें कैसे काम करेंगी, आइए इसका पता लगाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक स्टडी को पब्लिश किया जिसका टॉपिक था दूसरे ग्रहों पर बसने वालों की कम से कम संख्या। जीन मार्क सेलोटी ने 16 जून 2020 में साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में इस स्टडी को पब्लिश किया। इसमें ये पता लगाने की कोशिश की गई कि एक नए प्लेनेट को हम कैसे कॉलोनाइज कर सकते हैं,
वहाँ पर हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कॉलोनी कैसे चलेगी, कौन उसे लीड करेगा, लोग वहाँ किस तरह से काम करेंगे और इन सब में कितना समय लगेगा, और सबसे जरूरी कि वहाँ पर सस्टेन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी। तो चलिए इसी स्टडी के आधार पर इन सब का आंसर खोजते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक वंडरफुल फ्यूचर में आ गए हैं। वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि स्टडी में ऑथर ने ये कहा है कि हमारी धरती का फ्यूचर बहुत भयानक होने वाला है। एक ऐसा फ्यूचर जिसे सोचकर ही सब डर जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इंसानों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध तो होंगे ही, इसके अलावा भी कई ऐसे नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स होंगे जो धरती पर जीवन को अस्त व्यस्त कर देंगे। हमारे पास बस ऑप्शंस बचेंगे, मंगल या फिर कोई और ग्रह बसने का। और बदकिस्मती से अगर ऐसा होता है तो वापस धरती पर आना और धरती से सप्लाईज तो भूल ही जाओ, क्योंकि धरती उस समय खुद अपने लिए संघर्ष कर रही होगी। अब जो सेटलर्स दूसरे ग्रह के लिए निकलेंगे उन्हें किसी तरह से अपने आप ही वहां पर सब कुछ संभालना होगा, और ऐसी परिस्थितियों में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आएंगी। जैसे कि हमें नहीं पता कि कॉलोनी के लोग कितने बेहतर ढंग से एक दूसरे से मिलकर काम कर पाएंगे। वहाँ की कंडीशंस का उनकी मेंटल स्टेट पर क्या असर पड़ेगा, क्या वहाँ पर भी वो आम इंसानों की तरह कम्युनिकेट करेंगे, क्या वहाँ पर भी वो अपना समय और रिसोर्सेज दूसरों के साथ शेयर करना चाहेंगे। एक बात तो है कि हम इंसान ही अपनी खुद की चीजों को बिगाड़ने में माहिर हैं, फिर चाहे वो लालच की वजह से हो या फिर पावर की भूख के कारण। इसीलिए हमें वहां मंगल पर जाने से पहले ही ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज पर ध्यान देना होगा। कौन कौन से इक्विपमेंट्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ेगी, वहां पर रिसोर्सेज को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, कौन कौन सी स्किल्स की हमें वहां पर जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एक बात और है कि हम पृथ्वी को पैनिक में आकर छोड़ रहे हैं, तो हमें इन सब बातों के बारे में सोचने का इतना समय नहीं मिलेगा। दशकों की तैयारियां करने का मौका हमारे पास नहीं होगा, और ना ही हमारे पास ज्यादा अमाउंट में इनिशियल रिसोर्सेज और इक्विपमेंट्स होंगे। और ह्यूमन फैक्टर तो इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि जिसको स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं कर सकते। सिचुएशंस के हिसाब से इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है और उसका बिहेवियर भी बदलता रहता है। इसीलिए किसी दूसरे ग्रह पर जाकर वहां बसने और वहां सर्वाइवल के चांसेस हमारे लिए बहुत कम हैं। पर अगर इंसानी सभ्यता को बचाना है तो हमें किसी न किसी तरह से तो सर्वाइव करना ही होगा। और इस केस में जीन मार्क ने कुछ चीजों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है जो हमारे सर्वाइवल पर बहुत गहरा असर डालेंगी। हालांकि ये है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के वेरिएबल ही, जिसमें पहला वेरिएबल है अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मतलब ये है कि हम जहां पर जा रहे हैं बसने के लिए, जैसे कि मंगल ग्रह पर, तो वहां पर हमारे लिए कितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन और बाकी यूजफुल केमिकल एलिमेंट्स। ये रिसोर्सेज एक तो उस ग्रह पर इजीली अवेलेबल होने चाहिए और इजी टू यूज भी होने चाहिए। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हमें ये काम स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। हम पहले से ही मंगल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मंगल की कंडीशंस के बारे में, वहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल होंगे और हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए कैसे यूज कर पाएंगे। मंगल पर जाने वाले लकी होंगे, क्योंकि मंगल के बारे में हम धरती वासियों ने अनेकों रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स और बुक्स पब्लिश की हैं, जिनसे हमें पता है कि वहाँ पर मंगल पर हमारे लिए क्या क्या मौजूद है, हम कहाँ पर जा रहे हैं और उस अनजान दुनिया में हमारे लिए कौन कौन से खतरे हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये हमें बहुत पहले से पता है। उदाहरण के लिए हमें पता है कि मंगल ग्रह के वातावरण से हम गैसेस और जमीन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मार्स पर हमें आयरन, ग्लास और इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने होगी वो है हमारे इक्विपमेंट्स की सर्विस लाइफ, जिनसे हम मार्स पर शुरुआत करने वाले हैं। हमें अपने इक्विपमेंट्स और टूल्स के टूटने या खराब होने से पहले ज्यादा से ज्यादा मटेरियल निकालना होगा। उन्हें अच्छी कंडीशन में रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी चीज होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी या फिर काम करने की स्पीड। हमारे पास इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट होगी और एक डेडलाइन होगी, जिसके बाद वो सारे इक्विपमेंट्स खराब हो जाएंगे और सेटलर्स को उसी डेडलाइन में इतना काम करना होगा कि वो दोबारा से वो इक्विपमेंट्स बना सकें और कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना पाएं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
इसके अलावा वहां पर इंसानों के बीच शेयरिंग फैक्टर भी बड़े काम की चीज होगी। इमेजिन कीजिए कि हर एक सेटलर अलग अलग मार्स पर सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। वो सब लोग अपना काम खुद करते हैं, खुद ही पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही हैं। सब लोग खुद ही अपना अलग अलग पानी, ऑक्सीजन और बिजली बनाने का काम कर रही हैं। हम इंसानों के लिए ये कितना कठिन हो सकता है, ये तो आप सबने द मार्शियन मूवी में देखा ही होगा। हर एक मार्शियन के लिए इतना बर्डन और प्रेशर हैंडल करना आसान नहीं होगा और इसके लिए हमें वहां मंगल पर जाने वाले लोगों को बढ़ाना होगा। एक बड़ी कॉलोनी बनानी होगी जिसमें हर एक मार्शियन गाड़ी के एक पुर्जे की तरह अपना काम करे और पूरी की पूरी गाड़ी चलती रहे। वो कॉलोनी इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जरूरतें भी पूरी ना कर पाएं और इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि वो कॉलोनी अपनी जरूरतों की वजह से ही ढह जाए। तो इसके लिए हमें एक बैलेंस नंबर ऑफ मार्शियन सेटलर्स चाहिए होंगे और अब हमें वो नंबर कैलकुलेट करना होगा और ये डिपेंड करेगा मार्स पर अवेलेबल रिसोर्सेज पर, वहाँ के मौसम पर और इसके अलावा कई और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन ऊपर से अगर बात करें तो हम इस नंबर को मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उन मैथमेटिकल फंक्शंस को देखना चाहते हैं तो आर्टिकल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसे पढ़ सकते हैं। लेकिन आर्टिकल में इस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए 5 एरियाज को डिस्क्राइब किया गया है: इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और ह्यूमन फैक्टर। एग्जाम्पल के लिए हमें वहां पर हर एरिया के एक्सपर्ट को भेजना होगा, जैसे कि इकोसिस्टम मैनेज करने वाले कुछ ऐसे जो एनर्जी प्रोडक्शन में माहिर हों, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को संभालेंगे, कुछ लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और ह्यूमन फैक्टर में डॉक्टर्स, बच्चों की एजुकेशन के लिए टीचर्स, स्पोर्ट्स और म्यूजिक के लिए भी कुछ एक्सपर्ट्स भेजे जाएंगे। मतलब एक अलग दुनिया को चलाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब हमें वहां मंगल पर भेजना होगा। और कैलकुलेशंस के हिसाब से वो नंबर निकल कर आया 110 लोग। जी हाँ, 110 लोग चाहिए होंगे मंगल पर एक नई कॉलोनी बनाने के लिए, ताकि वो हमेशा वहां पर सरवाइव कर पाएं। इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं। लोग जितने ज्यादा होंगे, आउटकम को प्रिडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ये एक रफ एस्टिमेट है जिसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं और कुछ अनसर्टेनिटीज भी हैं। हर प्लान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नंबर हमारे लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अब वैज्ञानिक जानते हैं कि मंगल पर उन्हें पहली दफा में जाने वाले कितने लोग भेजने होंगे। लेकिन अब बात यह है कि अगर शुरुआत में मंगल पर लोग 110 लोगों की कॉलोनी में रहेंगे तो क्या हमें वहां पर बहुत सारी कॉलोनीज बनानी होंगी? अगर ऐसा होगा तो वहां पर हम इंसान खुद रिसोर्सेज के लिए लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और ये तो हमने शुरू में ही कहा था कि हम इंसान चीजों को बिगाड़ने में बहुत माहिर हैं। खैर, सवाल तो इसके अलावा भी और कई हैं। रिसेंट स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स और स्पेस एक्स और नासा जैसी स्पेस एजेंसीज का अपने एम्बिशियस प्लान्स के साथ मार्स को कॉलोनाइज करने का आइडिया अब एक हसीन सपने से कहीं ज्यादा एक रियल पॉसिबिलिटी लगने लगा है। लेकिन क्या मार्स को कॉलोनाइज करना ह्यूमैनिटी के लिए एक स्मार्ट मूव होगा, या ये एक ऐसे डम्ब आइडियाज में से एक है जिसे हमें परस्यू नहीं करना चाहिए? मल्टीप्लैनेटरी स्पीसीज बनने का प्रोस्पेक्ट हमें एक्साइटिंग जरूर करता है, लेकिन कई रीजंस हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या मार्स ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए बेस्ट चॉइस है। प्लेनेट का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज की कमी और इमेंस कॉस्ट और रिस्क की वजह से मार्स पर सेटलमेंट का चैलेंज काफी बड़ा है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों मार्स को कॉलोनाइज करना उतना ब्रिलियंट आइडिया नहीं हो सकता जितना हमें लगता है। हम साइंटिफिक, एथिकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे जो रेड प्लेनेट पर एक ह्यूमन कॉलोनी बनाने में इन्वॉल्व्ड होते हैं, और ये समझने का ट्राई करेंगे कि क्या हमारे एफर्ट्स को धरती पर ही लगाना बेटर होगा या मार्स पर। आइए चलते हैं मंगल ग्रह की इस रहस्यमय यात्रा पर, जहां हम मार्स कॉलोनाइजेशन के ड्रीम को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे और पता लगाएंगे कि ह्यूमैनिटी का भविष्य क्या सही रास्ते पर है। मार्स हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। पहला रीजन जो मार्स को कॉलोनाइज करने के आइडिया को ऑब्वियसली एक बैड आइडिया बनाता है, वो है इस प्लेनेट का इनक्रेडिबली हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। फोटोज में मार्स थोड़ा धरती के जैसा लग सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि मंगल की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बड़े चैलेंजेस प्रेजेंट करती है। मार्स एक ठंडा प्लेनेट है जहां का एवरेज सरफेस टेम्परेचर
लगभग -62 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। रात के समय ये टेम्परेचर और भी ज्यादा गिरकर -125 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है, स्पेशली इसके पोलर एरियाज के करीब। इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में इंसानों के लिए हैबिटेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। इस ठंडी दुनिया में हमारे हैबिटेट्स को गर्म रखने और इक्विपमेंट्स को भी फ्रीजिंग से बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। इसके अलावा अर्थ के कंपैरिजन में मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है, जो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ट्रेसेस बहुत कम अमाउंट्स में मौजूद हैं। मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के 1% से भी कम है, जो यहाँ के हालातों को और भी ज्यादा चैलेंजिंग बना देगा। बिना स्पेस सूट के कोई भी इंसान इस ग्रह पर बेफिक्र होकर नहीं घूम पाएगा। एक ब्रीदेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए सील्ड हैबिटेट्स की जरूरत होगी, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे और एयर प्रेशर मेंटेन करेंगे। ये कॉलोनाइजेशन एफर्ट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली बना देता है। हम ये जानते हैं कि धरती पर पानी हमारे जीवन का आधार है, लेकिन मार्स पर लिक्विड वाटर की खूब कमी है। मार्स का ज्यादातर वाटर आइस के फॉर्म में है और या फिर वहाँ की सॉइल के साथ मिक्स हो चुका है। इस वाटर को एक्सट्रैक्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और काफी हद तक एनर्जी की बहुत ज्यादा डिमांड करेगा। एक रिलायबल वाटर सोर्स के बिना एक ह्यूमन कॉलोनी सस्टेन करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। अगर हम मार्स कॉलोनी की एनर्जी नीड्स को पूरा कर भी पाते हैं, फिर भी मार्स पर रहने की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। मार्स के पास ना तो एक ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड है और ना ही कोई थिक एटमॉस्फेयर, जो कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर पार्टिकल से हमारे लोगों को वहां पर प्रोटेक्ट करेगा। ये रेडिएशन इंसानों के लिए एक सीरियस हेल्थ इश्यू क्रिएट करेगा। कॉलोनी वासियों में कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा और उनके टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, और इवन न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और यहाँ तक कि उनके डीएनए में गंभीर बदलाव भी कर देगा। सेटलर्स को रेडिएशन से बचाने के लिए हैबिटेट्स को अंडरग्राउंड बनाना होगा या फिर रेगोलिथ की थिक लेयर्स से कवर करना होगा, जो मार्स पर कॉलोनी बनाने की डिफिकल्टी को और भी ज्यादा एक्सपेंसिव और बड़ा कर देता है। तो कुछ ऐसे हालातों में हमें मंगल पर सरवाइव करना होगा। इंसानों के लिए मंगल पर रहना हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ मंगल की परिस्थितियों के बारे में बात की है, लेकिन इससे भी बुरे हैं वहां के आने वाले भयानक नेचुरल डिजास्टर्स। मार्स अपने मैसिव डस्ट स्टॉर्म्स के लिए जाना जाता है, जो इस पूरे प्लेनेट को कवर कर लेते हैं। ये कुछ हफ्तों या महीनों तक भी चल सकते हैं। ये स्टॉर्म्स मंगल पर आने वाली सनलाइट तक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और पावर जनरेशन मुश्किल हो जाता है। इन तूफानों में उड़ने वाली फाइन डस्ट हमारे इक्विपमेंट्स और हैबिटेट्स में घुसकर मैकेनिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, और इंसानों के लिए ये सांस लेने में दिक्कत करने जैसी समस्याएं भी क्रिएट कर सकती है। इन चैलेंजेस को देखते हुए ये तो क्लियर है कि मार्स हम इंसानों के रहने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट से तो काफी दूर है। प्लेनेट की एक्सट्रीम कंडीशंस यहाँ रहना काफी डिफिकल्ट और डेंजरस बना देती हैं, और इनसे निपटने के लिए हमें ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, जो नियर फ्यूचर में तो रियलिस्टिक नहीं लगती। एनवायरमेंटल चैलेंजेस के अलावा मार्स को कॉलोनाइज करने का आइडिया इमेंस कॉस्ट और रिस्क भी अपने साथ लेकर आता है, जिन्हें ध्यान से कंसिडर करना जरूरी है। रेड प्लैनेट पर ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना एक मैसिव इन्वेस्टमेंट डिमांड करता है, रिसोर्स, टाइम और मनी के रूप में, और जिसमें सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। मार्स पर ह्यूमंस को भेजना और एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाना ह्यूमन हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव एंडेवर्स में से एक होगा। क्रूड मिशन के लिए एस्टिमेट्स हैं कि टेंस ऑफ बिलियन से लेकर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक का खर्चा आएगा। मिशन के स्केल और स्कोप के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर कॉलोनी बिल्ड करना और भी ज्यादा फंडिंग और टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट डिमांड करेगा। ये कॉस्ट ज्यादातर गवर्नमेंट्स, प्राइवेट कंपनीज और या फिर दोनों के कोलैबोरेशन के जरिए खर्च की जाएगी। लेकिन यहाँ हमारी अर्थ पर भी कई गंभीर मुद्दे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी और हेल्थ केयर। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि ये फंड्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बेटर यूज हो सकते हैं। मार्स कॉलोनाइजेशन में इन्वेस्ट करना रिसोर्सेज को ज्यादा जरूरतमंद जगहों पर इस्तेमाल करने से डाइवर्ट कर देगा,
जो कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये हम धरतीवासियों के साथ न्यायसंगत भी होगा। मार्स पर कॉलोनी बनाना एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट की भी डिमांड करेगा, जो या तो एग्जिस्ट नहीं करती या अभी हम इसके बिल्कुल शुरुआती फेज में हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, रेडिएशन शील्डिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टेक्निकल हर्डल्स काफी बड़े हैं, जिनके बारे में सोचे बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में सालों या फिर दशकों लग सकते हैं और इसमें भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस के साथ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी हैं। इक्विपमेंट्स, सप्लाईज और लोगों को मार्स तक पहुंचाना मल्टीपल लॉन्चेस और एक रोबस्ट सप्लाई चेन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिसमें हर लॉन्च का खर्चा मिलियंस ऑफ डॉलर होगा। अगर सप्लाई चेन में कोई फेलियर या डिले हुआ तो कॉलोनी के सर्वाइवल के लिए एक बड़ा रिस्क बन जाएगा, जो ये दिखाता है कि मंगल पर रहना कैसे इंसानी जीवन को अनसर्टेन बना देगा। मंगल पर रहना तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन मंगल तक पहुंचने में ही हमें बहुत सी मुसीबतें मिलेंगी। मंगल तक का सफर और या फिर इस ग्रह पर रहना एस्ट्रोनॉट्स की सेहत को खतरे में डाल देगा। मार्स तक का ट्रिप 6 से 9 महीनों का होगा। इसमें एस्ट्रोनॉट्स माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन के सीधे एक्सपोजर में होंगे। इतने ज्यादा समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहना मसल लॉस, बोन लॉस और दूसरे अन्य हेल्थ इश्यूज का कारण बन जाएंगे, जबकि रेडिएशन एक्सपोजर कैंसर के रिस्क को बढ़ा देगा। मार्स पर लैंड होने के बाद भी एस्ट्रोनॉट्स को रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, अकेलेपन और एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने के साइकोलॉजिकल चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज की कमी और इमरजेंसी में धरती पर वापस आना मुश्किल होने की वजह से ये रिस्क और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। मार्स कॉलोनाइजेशन के आइडिया के साथ कई एथिकल कंसर्न्स भी जुड़े हैं। इनमें एक मेजर कंसर्न है मार्स के एनवायरनमेंट पर ह्यूमन सेटलमेंट्स का इम्पैक्ट। मार्स अभी वीरान पड़ा है, जहां हमने अभी तक जीवन के कोई निशान नहीं खोजे हैं, लेकिन मंगल पर इंसानों के साथ साथ यहाँ के और जीव जैसे कि बैक्टीरियाज भी मंगल तक पहुंच जाएंगे। एक तो हम ये नहीं जानते कि मंगल के वातावरण में ये म्यूटेट होकर हमारे लिए किस तरह का खतरा बन सकते हैं, और इसके अलावा ये मंगल के वातावरण को भी कॉन्टेमिनेट कर देंगे, जो हमारी फ्यूचर साइंटिफिक रिसर्च में कई बड़ी गड़बड़ियां पैदा कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ग्रह पर ह्यूमंस को भेजना जहां सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं है, ये भी एक एथिकल क्वेश्चन खड़ा करता है। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इतने डेंजरस और अनसर्टेन एनवायरनमेंट में लोगों को भेजना इर्रेस्पॉन्सिबल होगा। वहीं इंसान मंगल तक पहुंचकर वहां के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करने लग जाएंगे। क्या इतनी सारी कुर्बानियां देना जायज है? मार्स कॉलोनाइजेशन के सबसे बड़े फंडामेंटल क्रिटिसिज्म्स में से एक है एक क्लियर और कंपेलिंग पर्पस की कमी। हालांकि मल्टी प्लेनेटरी स्पीसीज बनने का आइडिया अपीलिंग तो लगता है, लेकिन ये अनक्लियर है कि मार्स कॉलोनाइजेशन का प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या होगा। अर्थ के कंपैरिजन में मार्स के पास वो रिसोर्सेज और कंडीशंस नहीं है जो लार्ज स्केल ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक लंबे समय तक सपोर्ट कर सकें, और ऐसी जगह पर एक परमानेंट प्रेजेंस एस्टेब्लिश करने का कोई तुक नहीं बनता। कुछ लोग कहते हैं कि मार्स कॉलोनाइजेशन का प्राइमरी मोटिव सिर्फ सिंबॉलिक है, ये साबित करने की इच्छा कि मानव सभ्यता कुछ बड़ा और एम्बिशियस अचीव कर सकती है। लेकिन बिना एक क्लियर और फिजिबल गोल के इस एंडेवर के इमेंस कॉस्ट और रिस्क को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। इन फैक्टर्स को देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि क्या हमारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज किसी और जगह पर ज्यादा बेहतर यूज हो सकते हैं। मार्स कॉलोनाइजेशन पर फोकस करने के बजाय हम अर्थ के चैलेंजेस को एड्रेस करने में या स्पेस एक्सप्लोरेशन, दूसरे कोई और सेटलमेंट्स या फिर फिजिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। मार्स कॉलोनाइजेशन के इतने सारे ड्रॉबैक्स होने के बावजूद स्पेस एक्सप्लोरेशन और सेटलमेंट्स के ऐसे कई अल्टरनेटिव्स हमारे पास मौजूद हैं जो नियर फ्यूचर में ज्यादा फिजिबल हैं और हमें इमीडिएट बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मार्स कॉलोनाइजेशन का एक प्रॉमिसिंग अल्टरनेटिव है हमारे चांद पर ह्यूमन प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करना। मून हमारी अर्थ के काफी करीब है, जो इस तक पहुंचना आसान और कॉस्ट इफेक्टिव बना देता है। मून तक का ट्रिप सिर्फ कुछ दिनों का होता है, जबकि मार्स तक पहुंचने में हमें 6 से 9 महीने लग जाते हैं। इतना नजदीक होने की वजह से ल्यूनर कॉलोनी को सप्लाई और सपोर्ट करना ज्यादा आसान हो जाता है।
और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रेवल से जुड़े कई रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। मून हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी ऑफर करता है, जैसे वाटर आइस जो ड्रिंकिंग वाटर, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। एक ल्यूनर कॉलोनी फ्यूचर में मार्स और इसके बाद के ग्रहों को एक्सप्लोर करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह काम कर सकता है। एक और अल्टरनेटिव है स्पेस स्टेशंस को हैबिटेबल बनाना, या तो अर्थ ऑर्बिट में और या फिर सोलर सिस्टम की अन्य जगहों पर, जैसे कि लैग्रांज पॉइंट्स। ये स्पेस स्टेशंस साइंटिफिक रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। और इसके अलावा मून, मार्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक बेस भी बन सकते हैं। देखा जाए तो स्पेस स्टेशंस के प्लैनेटरी कॉलोनीज के ऊपर काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। इन्हें ऐसे एनवायरनमेंट्स में लोकेट किया जा सकता है जहां टेम्परेचर्स स्टेबल होते हैं और कांस्टेंट सनलाइट मिलती रहती है, जो सोलर पावर जनरेशन और एनर्जी नीड्स के लिए जरूरी है। इन्हें इजीली रीसप्लाई और मेंटेन भी किया जा सकता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशन से जुड़े कई खतरों को कम कर देता है। प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के बजाय हम एस्टेरॉइड्स को माइन करने पर भी फोकस कर सकते हैं, ताकि वैल्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। कई एस्टेरॉइड्स मेटल्स और मिनरल्स का भंडार होते हैं, जैसे आयरन, निकल, प्लेटिनम और गोल्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किए जा सकते हैं। एस्टेरॉइड माइनिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकती है और अर्थ बेस्ड रिसोर्सेज पर रिलायंस को भी कम किया जा सकता है। इससे धरती पर जंगलों की कटाई और या फिर दूसरे कई एक्सप्लॉयटेशंस को भी रोका जा सकता है। एस्टेरॉइड माइनिंग फ्यूचर स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन और एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम डेवलप करने में मदद कर सकती है। फाइनली, कुछ लोग मानते हैं कि हमारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज मार्स कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के बजाय अर्थ के चैलेंजेस से निपटने में इस्तेमाल हो सकते हैं, तो इससे धरती को भी बेहतर बनाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और पॉवर्टी से लेकर इनइक्वालिटी तक ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर ध्यान देने की जरूरत है। अर्थ पर फोकस करके हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो पूरी मानव सभ्यता के लिए बेनिफिशियल होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन और सोशल प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना मार्स के कॉलोनाइजेशन से ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है, हमारे प्लेनेट और इसके इनहेबिटेंट्स की वेलबींग के लिए। कंक्लूजन, मार्स को कॉलोनाइज करने का आइडिया कई लोगों की इमेजिनेशंस में घर कर चुका है, लेकिन जरूरी है कि हम एक कदम पीछे लें और सबसे पहले ये क्रिटिकली इवेल्युएट करें कि क्या ये मानव सभ्यता के लिए सही रास्ता है। मार्स के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, थिन एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर की कमी और रेडिएशन एक्सपोजर जैसे ऑब्स्टिकल्स यहाँ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाने को काफी मुश्किल और चैलेंजिंग बनाती हैं। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स का मार्स के एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट और रिसोर्सेज के पोटेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के एथिकल कंसर्न्स भी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल जैसे हम इंसान अपना दूसरा घर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो आखिर कितना खतरनाक हो सकता है? वो लाल ग्रह जिसके लिए स्पेस एजेंसीज अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, जिसके लिए एलॉन मस्क जैसे लोग दिन रात काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो हमारे सारे मिशंस को पल भर में बर्बाद कर सकती हैं। मंगल ग्रह लाल रंग का वो रहस्यमय गोला जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। प्राचीन सभ्यताओं में इसे शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना जाता था। प्राचीन रोम के लोग इसे युद्ध का देवता मार्स मानते थे, तो बेबीलोन की सभ्यताएं इसके लहू जैसे रंग को अशुभ और युद्ध से जोड़कर देखती थीं। प्राचीन मिस्र के लोग भी इसे देवता की तरह पूजते थे, जबकि भारतीय ज्योतिष में इसे मंगल के रूप में शौर्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया। लेकिन आज जब हम इसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, हमें पता चल रहा है कि मंगल सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि खतरनाक और डरावना भी है। इसका वातावरण धरती के मुकाबले सिर्फ 1% है और यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। इवन रात में ये और भी ज्यादा गिरकर -140 डिग्री तक को छू लेता है। मंगल की सतह किसी बंजर रेगिस्तान जैसी है, जहाँ आसमान छूती विशाल चट्टानें और दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन मंगल की असली ताकत तो इसके एनवायरनमेंट में छिपी है, जो इतना हॉस्टाइल है कि हमारे सबसे मजबूत मिशंस भी इसके सामने घुटने टेक सकते हैं।
1971 का वो डस्ट स्टॉर्म इकलौता वाकया नहीं था। मंगल पर ये तूफान हर कुछ सालों में आते रहते हैं। इन्हीं की वजह से हमारे कई मशीनी योद्धा इसकी लाल मिट्टी में दफन हो चुके हैं और जब ये तूफान आते हैं तो पूरे ग्रह को ही अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन ये रेतीले तूफान तो सिर्फ एक शुरुआत है। मंगल की सतह पर ऐसी कई ताकतें हैं जो हमारे मिशंस और भविष्य की कॉलोनीज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती हैं। आज की इस मंगल यात्रा में हम उन ताकतों को देखेंगे कि ये इंसानियत के लिए आखिर कितना बड़ा चैलेंज है। चलो बात शुरू करते हैं मंगल के सबसे बड़े और सबसे डरावने हथियार से, इसके मेगा डस्ट स्टॉर्म्स। 2018 में नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर हमारा एक ऐसा योद्धा जो 15 साल तक मंगल की सतह पर डटकर काम करता रहा, लेकिन वो ऐसे ही एक तूफान का शिकार हो गया। वो तूफान इतना विशाल था कि उसने मंगल के आधे से ज्यादा हिस्से को ढक लिया था। अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल्स धूल से भर गए थे और वो फिर कभी चार्ज नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारा $1 अरब का मिशन हमेशा के लिए खत्म हो गया, महज सोलर पैनल्स पर धूल जमने की वजह से। देखा जाए तो मंगल के ये तूफान धरती पर आने वाले तूफानों से बिल्कुल अलग हैं। धरती पर तूफान पानी और हवा से बनते हैं, लेकिन मंगल का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर भी आपको ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। लेकिन मार्शियन डस्ट इतनी बारीक है कि वो हवा के साथ मिलकर पूरे ग्रह को अंधेरे में डुबो देती है। मंगल की धूल इतनी महीन है कि ये छोटी से छोटी जगह पर घुसकर नुकसान कर देती है। ये आपके इक्विपमेंट्स में, मशीनरी के सोलर पैनल्स में और यहाँ तक कि आपके स्पेस सूट के जॉइंट्स में घुसकर डैमेज कर सकती है। सन 2001 में मार्स पर आया एक तूफान तो इतना बड़ा था कि इसने मंगल के ग्लोबल टेम्परेचर को 30 डिग्री तक बढ़ा दिया था। ये तूफान महीनों तक चले और वैज्ञानिकों को भी हफ्तों तक इंतजार करना पड़ा कि कब धूल बैठे और वो मंगल की सतह को देख सकें। अगर हम मंगल पर एक कॉलोनी बनाते हैं तो इन तूफानों का हमारी कॉलोनी पर क्या असर होगा? हमारे वहां पर इंस्टॉल किए सोलर पैनल्स बेकार हो जाएंगे, विजिबिलिटी 0 हो जाएगी और अगर ये तूफान बिना किसी वार्निंग के आते हैं तो दूर काम कर रहे एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है और ज्यादा देर बाहर रहने की वजह से रेडिएशन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इक्विपमेंट्स में धूल की वजह से मशीनें तक खराब हो जाएंगी। स्पेस एजेंसीज जैसे नासा और ईएसए इस समस्या से जूझ रही हैं। डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनिंग सिस्टम्स और अंडरग्राउंड हैबिटेट्स के बारे में सोचा जा रहा है ताकि मंगल की इन ताकतों से किसी तरह से लड़ा जा सके, लेकिन अभी तक कोई परफेक्ट सॉल्यूशन हमें नहीं मिला है। मंगल के डस्ट स्टॉर्म्स इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो किसी भी समय आ सकते हैं और जब वो आते हैं वो पूरी तरह से तबाही मचा देते हैं। मंगल की दूसरी बड़ी ताकत है रेडिएशन। धरती पर हम मैग्नेटिक फील्ड और इसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन से बचे रहते हैं, लेकिन मंगल, इसका मैग्नेटिक फील्ड करोड़ों साल पहले ही नष्ट हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब इसकी कोर ने ठंडा होना शुरू किया तभी से इसका मैग्नेटिक फील्ड डिके होना शुरू हो गया था। मैग्नेटिक फील्ड के न होने के बाद इसका एटमॉस्फेयर भी यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं देता। मार्शियन एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि वो रेडिएशन को रोक नहीं सकता, जिसकी वजह से सूरज का घातक रेडिएशन मंगल की सतह पर धरती से करीब 700 गुना ज्यादा पाया जाता है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने 2012 से 2013 के बीच मार्स पर रेडिएशन लेवल्स को स्टडी किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। मंगल पर एक दिन में जितना रेडिएशन मिलता है उतना धरती पर एक साल में भी नहीं मिलता। अगर कोई इंसान बिना सुरक्षा के मार्स पर बनाई गई कॉलोनीज में रहेगा तो कुछ ही महीनों में उसे कैंसर, डीएनए डैमेज और दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये रेडिएशन इंसानों के अलावा हमारे द्वारा भेजे गए स्पेसक्राफ्ट्स के लिए भी खतरनाक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में ग्लिचेस आ सकते हैं, जैसा कि सन 2003 में मार्स ओडेसी ऑर्बिटर के साथ हुआ था, जब एक सोलर फ्लेयर ने इसके इंस्ट्रूमेंट्स को टेम्परेरी डैमेज कर दिया था। हमें पता है कि मार्स की फ्यूचर कॉलोनीज के लिए रेडिएशन सबसे बड़ा चैलेंज है और इससे निपटने के लिए नासा और ईएसए लेड लाइन सूट्स
रेडिएशन शील्ड्स और अंडरग्राउंड बंकर्स पर काम कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि मंगल के लावा ट्यूब्स, जो कि मार्स पर बनी नेचुरल अंडरग्राउंड केव्स हैं, उनको रहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वो रेडिएशन से कुछ हद तक हमें सुरक्षा दे सकती हैं। लेकिन ये सॉल्यूशंस महंगे हैं और पूरी तरह से कारगर भी नहीं हैं। जैसे 1859 में धरती पर कैरिंगटन इवेंट सोलर फ्लेयर की वजह से हुआ था, तो अगर मंगल पर भी ऐसी कोई सोलर फ्लेयर आती है तो हमारी सारी टेक्नोलॉजी वैसे ही फेल हो जाएगी। मंगल का तापमान भी कम खतरनाक नहीं है। दिन में इसकी सरफेस 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहती है, लेकिन रात में ये तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर स्विंग इंसानों और मशीनों दोनों के लिए खतरनाक है। हमारे परसेवरेंस जैसे रोवर्स को थर्मल ब्लैंकेट्स, रेडियो आइसोटोप हीटर्स और एडवांस इंसुलेशन से लैस करना पड़ता है, और तब जाकर वो मंगल के इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में काम कर पाते हैं। लेकिन मार्स पर एक कॉलोनी के लिए हर इक्विपमेंट को इस तरह से प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। इंसानों के लिए स्पेस सूट्स को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वो गर्मी और ठंड दोनों को झेल सकें। लेकिन अगर कोई सूट फेल हो जाए तो एस्ट्रोनॉट की जान इंस्टेंटली खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा मंगल की मिट्टी में परक्लोरेट्स जैसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं, जो ठंड में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। परक्लोरेट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और प्योर ऑक्सीजन हमें पता है कि जहरीली होती है, लेकिन इसके अलावा यह हमारे इक्विपमेंट्स को भी कोरोड कर देगी, यानी ऑक्सीजन की वजह से ही इक्विपमेंट्स में जंग लग जाती है। 2008 में फिनिक्स लैंडर ने इस केमिकल की खोज की थी, और तब से वैज्ञानिक इस बात से चिंतित हैं कि ये मार्स कॉलोनीज के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। स्पेस एजेंसीज के लिए ये एक बड़ा सरदर्द है, क्योंकि मार्स पर हमें हर छोटी से छोटी चीज को भी प्रोटेक्ट करना होगा। मंगल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती का सिर्फ 0.6% है। इसका मतलब है कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट बिना स्पेस सूट के बाहर निकलता है तो उसका खून तुरंत ही खौलने लगेगा। लो प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन की कमी तो है ही, साथ ही लिक्विड वाटर भी इसकी सतह पर टिक नहीं सकता, और यही वजह है कि मंगल पर पानी सिर्फ बर्फ या वेपर के रूप में मिलता है। ये लो प्रेशर मंगल पर कंस्ट्रक्शन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देगा। हमें अपने हैबिटेट्स को इतना मजबूत बनाना होगा कि वो इस प्रेशर डिफरेंस को झेल सके। अगर कोई छोटा सा लीक भी हो जाएगा तो वो पूरे हैबिटेट को खतरे में डाल सकता है। सन 1999 में नासा का मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर इसी लो प्रेशर की गलत कैलकुलेशन की वजह से क्रैश हो गया था। उस मिशन में मैट्रिक और इंपीरियल यूनिट्स की गलती थी, लेकिन लो प्रेशर ने उस गलती को और भी ज्यादा घातक बना दिया। इसलिए मंगल का लो प्रेशर एक ऐसी ताकत है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। मंगल की सतह सिर्फ रेत और चट्टानों का अथाह रेगिस्तान नहीं है, यहाँ मार्स क्वेक्स यानी भूकंप भी आते हैं। नासा के इनसाइट मिशन ने 2018 से 2022 तक मंगल पर करीब 1300 से ज्यादा मार्स क्वेक्स रिकॉर्ड किए हैं। सबसे बड़ा मार्स क्वेक 4.7 मैग्नीट्यूड का था, जो धरती पर आने वाले भूकंपों की तुलना में तो छोटा है, लेकिन एक कॉलोनी के लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा मंगल के ज्वालामुखी जैसे ओलंपस मॉन्स, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, भले ही वो अभी एक्टिव ना हो, लेकिन इनकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताती है कि मार्शियन सरफेस पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स, वॉइड्स और सिंक होल्स इसकी सरफेस पर जगह जगह छिपे हो सकते हैं, जो मार्शियन कॉलोनी की कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत खतरनाक हैं। अगर कोई हैबिटेट ऐसी जगह बनाया जाता है जहां जमीन ही स्टेबल ना हो तो वो स्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है। इसके अलावा मंगल की सतह पर लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस भी देखे गए हैं। सन 2019 में क्यूरियोसिटी रोवर ने वैलिस मैरिनेरिस के पास एक लैंडस्लाइड की तस्वीर ली थी। ये लैंडस्लाइड भी मंगल पर किसी खतरे से कम नहीं है। स्पेस एजेंसीज को मंगल की सतह का और गहराई से अध्ययन करना होगा ताकि मंगल पर सेफ जोन्स की पहचान हो सके। मंगल की ये सारी ताकतें सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल भी हैं। मंगल पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स, जो कि धरती से करीब 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होंगे, वो खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे, और 6 से 24 मिनट का कम्युनिकेशन डिले उनकी फ्रस्ट्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देगा, और खासकर तब जब वो मुसीबत में होंगे।
इसका मतलब है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो धरती से तुरंत मदद नहीं मिल पाएगी। आइसोलेशन, क्लॉस्ट्रोफोबिया और स्ट्रेस की वजह से मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय तक आइसोलेशन में रहने से लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और इम्पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो जाती हैं। तो इससे हम ये तो समझ सकते हैं कि मंगल पर हर दिन सर्वाइवल की जंग होगी। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इस पर काम तो कर रही हैं, लेकिन मंगल का आइसोलेशन इतना एक्सट्रीम है कि कोई भी ट्रेनिंग मंगल के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकती। अगर कोई एस्ट्रोनॉट मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाए तो वो पूरी कॉलोनी के लिए खतरा बन सकता है। मंगल पर रिसोर्सेज की कमी एक बड़ा हॉरर है। धरती पर हमें पानी, ऑक्सीजन और खाना आसानी से मिल जाता है, लेकिन मंगल पर वहाँ पानी ज्यादातर बर्फ के रूप में पोलर आइस कैप्स या जमीन के नीचे मौजूद है। परसिवरेंस रोवर ने 2021 में मंगल के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन निकालने का एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन एक कॉलोनी के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन बनाना अभी बहुत दूर का सपना है। किसी भी इमरजेंसी में इन चीजों की पूर्ति नहीं की जा सकती। धरती पर तो ये हर जगह मौजूद हैं, लेकिन मंगल पर रहने वाले लोग शायद इतने खुशकिस्मत नहीं होंगे। यहाँ खाना उगाना भी आसान नहीं है। मंगल की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है और परक्लोरेट्स इसे और भी जहरीला बना देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में खेती की जा सकती है, लेकिन सिस्टम्स बनाने और उन्हें मेंटेन करने में बहुत खर्चा होगा। अगर कोई सिस्टम फेल हो जाए तो पूरी कॉलोनी भुखमरी का शिकार हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या इंसानियत मंगल की इन ताकतों को हरा पाएगी? नासा, स्पेसएक्स, ईएसए और चाइना की स्पेस एजेंसी मंगल पर कॉलोनाइजेशन के लिए दिन रात काम कर रही हैं। एलोन मस्क का सपना है 2050 तक मंगल पर 1 मिलियन लोगों की कॉलोनी बसाना, लेकिन इन हॉरर्स को देखते हुए ये सपना आपको कितना रियलिस्टिक लगता है? मंगल के रेत के तूफानों को रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन डस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लीनिंग और अंडरग्राउंड हैबिटेट्स इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसी तरह से रेडिएशन के लिए लेड लाइन्ड सूट्स, बंकर्स और लावा ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह हमारे पास मंगल की इन ताकतों से लड़ने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मंगल की ये ताकतें इतनी बड़ी हैं कि एक छोटी सी गलती पूरी कॉलोनी के फ्यूचर को दांव पर लगा सकती है। सन 2003 में कोलंबिया शटल डिजास्टर और 1999 में मार्स पोलर लैंडर का क्रैश हमें याद दिलाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता, और मंगल पर यह खतरा और भी बड़ा होगा। मंगल ग्रह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है जहां पर जाकर बस हमें चैन मिल जाएगा या जहां जाकर हम निश्चिंत होकर रह पाएंगे, बल्कि ये एक चुनौती है जिसे हमें हर रोज झेलना होगा। ये एक ऐसी जगह है जहां नेचर की ताकतें इंसानों की हर कोशिश को परखती हैं, लेकिन क्या हम इन ताकतों को हरा पाएंगे या मंगल हमेशा एक अनसुलझा रहस्य बना रहेगा? इस पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।